हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके दिख ही रहा होगा मूल अधिकार, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट पोर्शन की इंट्रोडक्टरी लेवल चैप्टर कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 12-13 को देखिए खत्म किया। इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 12 में हमने क्या देखा, 12 से 35 तक तो आपका है ही है फंडामेंटल राइट्स। इसको भी हमेशा याद रखा कीजिए, कब एग्जाम में पूछते हैं साफ साफ पार्ट 1 में क्या है और ये किसमें कवर करता मूल अधिकार है, भी ध्यान में रखना। सबका पार्ट आर्टिकल ये सब आपको कवर करके रखना, ठीक है ना। पार्ट 3 में मूल अधिकार आता है, आपका फंडामेंटल राइट्स जिसको आप बोलते हो, और उसके साथ साथ आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो हमने 12 और 13 को कवर कर लिया आर्टिकल को। आर्टिकल 12 में कहा गया डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में कौन कौन से आते हैं कि राज्य की परिभाषा में क्या आते हैं, सेंटर और उसकी पार्लियामेंट, फिर उसके बाद स्टेट और उसकी स्टेट असेंबली, फिर उसके बाद आपके क्या क्या आते हैं स्टेट के अंतर्गत, लोकल बॉडीज मतलब आपके रूरल गवर्नमेंट आती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है चौथा क्या है, आपकी अदर लोकल बॉडीज, जैसे आपकी अदर सरकारी संस्थाएं वगैरह होगी। तो ये सब मिला के राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 में बात किया गया है कि आपका स्टेट जो है कोई ऐसा कानून वगैरह नहीं बनाएगा, संसद हो गया, स्टेट असेंबली है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आपके जो मूल अधिकार है वो असंगत हो या उनका अल्पीकरण हो। अगर ऐसा करने की कोशिश किए तो मूल अधिकार आपका क्या हो जाएगा, जो बनाए रहेंगे ऐसा कोई कानून पूरी तरीके से शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात तो रही 12-13 में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 14 की बात करेंगे, जहां से असली आपके फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं आपको उनकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो राइट टू इक्वालिटी जो आपका पहला मूल अधिकार है, जिसको कहा जाता है, आप क्या कहते हो, राइट टू इक्वालिटी, यानी इसको हिंदी में आप क्या कहोगे, समानता का अधिकार, ठीक है ना, समानता का अधिकार। ये तो हमारा था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर करता है, 14 से लेके 18 तक। इन 5 आर्टिकल्स में आपको पढ़ने हैं समानता का अधिकार के बारे में। कौन कौन सी आपके ऐसे अधिकार हैं जिस समानता के अधिकार है आपको राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत दिए गए हैं कि आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको बराबर का अवसर दिया जाएगा हर एक स्थान पर। फिर उसके बाद आपके साथ कोई छुआछूत नहीं होगा, आपके साथ कोई छोटा बड़े का वो नहीं करेगा कि भैया हम राजा महाराजा हैं तो कोई मतलब टाइटल नहीं लगाएगा। तो ये सब मतलब सारे बराबरी का दर्जा देने के लिए इसमें सारी बातें की गई हैं। तो एक एक अधिकारों की हम बात करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में क्या बात कही गई है। तो आप कहोगे सर वही राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो उसी की समानता का अधिकार है इसमें। तो इसमें आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये तो आपका कहा गया है आर्टिकल 14 में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक। ये आपका आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या विधि के समक्ष समानता या विधियों का या विधि का समान संरक्षण। अब है क्या ये, इसमें मतलब क्या है, तो आप तो कहेंगे सिंपल शब्दों में इसको कहें कि कानून की नजर में भैया सब बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं।
ये तो मतलब एक शब्द में हो गया कि आर्टिकल 14 में यही कहा गया है कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन यहां पे आप दो लोग देख रहे होगे, तो मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ, विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून की नजर में सब बराबर, तो फिर अच्छा ये क्यों और लगा दिया गया विधि का समान संरक्षण? कहेंगे सर कुछ अंतर जरूर होगा। तो यही चीज आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट दोनों कहते क्या है। दोनों का मतलब सेम है भैया, विधि के समक्ष समानता है, समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लेकिन दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस है। इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। जो इक्वल बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि कानून की नजर में क्या है, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो एक निम्न वर्ग का ही प्राणी क्यों ना हो, लोअर मिडिल क्लास का ही हो, या लोअर से लोअर हो, भिखारी भी हो, वो भी कानून की नजर में बराबर है। और चाहे अंबानी, अडानी, बेजोस या आपके एलन मस्क ही क्यों ना हो, वो भी कानून की नजर में बराबर है। अपने देश की बात हो रही है तो चलो सबसे बड़ा ही क्यों, बाहर के लोगों को ले, अपने यहाँ के, या एक अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ की बात करेंगे, या एक छोटा सा निम्न प्राणी हो, या बड़े से बड़ा अंबानी, अडानी या कोई हो, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं। चाहे जो जैसा जुर्म करेगा, जितना उसके लिए सजा का प्रावधान होगा, उतना उसको भरना पड़ेगा। अब आप सड़क पार कर रहे हैं, सड़क गलत तरीके से पार करने की सजा है 10,000 रुपया, या ट्रैफिक पुलिस ने कहा है 5,000 रुपया, या कोरोना का ही टाइम ले लो, मास्क नहीं लगाए हो तो 2,000 रुपया तुरंत दो, अगर बिना मास्क लगाए पकड़े गए। और पुलिस आपके ऊपर नजर पूरी तरीके से रखी है कि बिना मास्क लगाए पकड़े गए 2,000 जुर्माना। गलती से जो रिक्शा वाला है या एक भीख मांगने वाला, मतलब एक निम्न प्राणी है भाई, जिसको जो मेहनत से दिन भर में 500 रुपए कमा रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, भैया तो मास्क नहीं लगाया, 2,000 रुपए दो, तो क्या करेगा वो? तो एक बात सोचेगा, भाई दिन भर पूरे दिहाड़ी मजदूरी करके 200-300 रुपया कमा रहा है, और उसको तो बिना मास्क के पकड़ लिए, 2,000 रुपए तुरंत मांग लिए, तो दे पाएगा तुरंत? उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कितना रिक्वेस्ट करेगा, साहब छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए गलती, मतलब उसके लिए सामान्य बात नहीं है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। और वहीं अंबानी, अडानी के साथ कोई जा रहा था, कोई बड़ा आदमी बगल से जा रहा था, वो मास्क नहीं लगाया, उससे बोल दिया 2,000 रुपए जुर्माना, तुरंत उसने खट दे दिया, 2,000 रुपए लो, काट लो। तो उसके लिए तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रोज आ रहा है, अगर बिजनेस क्लास आदमी है, कोई मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, 2,000 का चालान उसने कटवा दिया। लेकिन यहां पर इसके लिए तो बड़ा दिक्कत की बात हो गई रिक्शे वाले के लिए, लेकिन वही बिजनेसमैन जो था उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई। कानून तो बराबर है, लेकिन यहां डिफरेंशिएट नहीं किया गया, सब कानून की नजर बराबर हो। आपने कत्ल कर दिया, कुछ भी कर दिया, चाहे आप बच्चे हो चाहे कोई नहीं, सबके लिए बराबर कानून। तो यहां डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, तो कहीं न कहीं ये क्या है, एक निगेटिविटी को या एक नकारात्मक को ये चीज जन्म दे रही है। आप देखते हो कि आप जुर्म नहीं किए रहते हो, पता चला कि जुर्म कोई और किया है, या जुर्म आप नहीं किए हो, आपके खिलाफ कोई वो है, क्या कहते हैं, सबूत आपके खिलाफ है, आपको सजा हो जाता है। तो पीछे आपके सामने क्या है, जज साहब के पीछे देखते होंगे पट्टी बांधी हुई महिला, यानी तो कह रही भैया मैं सबूतों के आधार पे ही मानूंगी, चाहे आप बेगुनाह हो चाहे आप गुनाहगार हो। यानी यहां पर भी वही है, यहां पर भी ये नहीं देखा जा रहा है, यहां पर कह दिया भाई छोटा बड़ा में कोई अंतर नहीं है, अगर तुम सक्षम हो देने में तब भी तुम्हें देना है, और नहीं हो सक्षम देने में तब भी तुम्हें देना है। अब रिक्शे वाले के लिए 2,000 तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वही बिजनेस में सट्टे दे दिया। अभी मेट्रो में मैं सफर कर रहा था, तो मास्क नहीं लगाया था एक बंदा, तो उससे तुरंत मांगे, तुरंत दे दिया, देने में सक्षम रहा होगा। लेकिन जो मेहनत से व्यक्ति कमाएगा, सारी चीज करेगा, तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अभी देखो आप, एक गाड़ी पकड़ी गई, आपकी इंटरनेशनल लेवल की कोई ब्रांड थी, स्पोर्ट्स कार थी, तो 17 लाख रुपए जुर्माना उस गाड़ी का था। वहीं ऑन द स्पॉट जो गाड़ी चला रहा था, उस बंदे ने 17 लाख का जुर्माना भर दिया। तो भाई उसके लिए वो सक्षम था, भर दिया तुरंत। लेकिन ये भी सामान्य वर्ग का आदमी होता, वो गाड़ी पकड़ी जाती तो रिक्वेस्ट करता, सॉरी सर गाड़ी कागज भूल गई, ये वो हो गया। तो कानून की नजर में तो सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है।
जुर्म की सजा सबके लिए बराबर है, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है, छोटी बड़ा सबको देना है। तो ये नकारात्मक की जो भावना आई, तो इसको एक निगेटिव अप्रोच बोला गया। और इस निगेटिव अप्रोच का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आया कहां से था? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये, और इसको देने वाले व्यक्ति कौन थे? एवी डाइसी उनका नाम था। उनका क्या नाम था? एवी डाइसी थे, जो यूके के यानी आपके ब्रिटेन के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका रूल ऑफ लॉ, वही आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक तरीके से ये वाला सिस्टम जो आपका था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समान समानता, ये निगेटिव अप्रोच को जन्म दिया। इसीलिए एक पॉजिटिव अप्रोच भी लाया गया। ये कहां से लाया गया? यूएस से लाया गया। ये कहां का था? यूके का था, आपका ब्रिटेन का था, रूल ऑफ लॉ। ये आपका यूएस का कॉन्सेप्ट था। इसने जो यहां पे निगेटिविटी आपको दिख रही थी, इन द सेंस क्या कि जुर्म भाई कोई भी किया सबको बराबर का देना है, यहां पे चीजें डिफरेंशिएट किया गया। और डिफरेंशिएट कैसे किया गया? कि भैया अगर तुम छोटे हो बड़े हो, तो उस हिसाब से तुमसे वो चीजें के लिए दाम वगैरह लिया जाएगा। टिकट, अगर जैसे आप छोटे बच्चे हो, 5 साल से 8 साल आपकी उम्र है, तो आपसे आधा टिकट लिया जाएगा। देखो बस में कहा जाता है छोटा बच्चा के लिए कम टिकट है, बड़े लोगों के लिए पूरा फुल टिकट है। या आप अगर जुर्म कर दिए, अगर आप छोटे हो, बालिग हो, नाबालिग हो, तो देखो आपको कहां भेजा जाएगा? पहले आपको ऐसे जेल में भेजा जाएगा जहां बच्चों का पूरा एक तरीके से सुधार गृह टाइप देखो भेज दिया जाता है, अगर आपसे बचपन में कोई ज्यादा बड़ा जुर्म वगैरह हो जाए। अभी यहां पे होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ में, तो आपको तिहाड़ भेज दिया जाता, बड़े बड़े माफिया डॉन के साथ बैठा दिया जाता, कह दिया जाता सबके लिए कानून बराबर, चाहे बच्चा रहे चाहे वो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। इसीलिए वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा है। और यहां पे आपके साथ डिफरेंशिएट किया जाएगा, अगर आपके हिसाब से आपको सजा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपका दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बात इतनी क्लियर हो गई? चलिए, अब सबसे बड़ी बात ये आ गई, यहां पे तो लिख दिए कानून की नजर में सब बराबर, छोटा बड़ा कोई नहीं, लेकिन अपवाद भी हर एक आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन जुड़ा है आर्टिकल 14 के साथ, जो कह रहा भैया के कानून की नजर में सब बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहां पे ये कह दिया गया कि जो आपके देश के राष्ट्रपति राज्यपाल हैं, अगर ये कुछ गड़बड़ कर दिए, चोरी कर लिए, किसी कत्ल कर दिए, कुछ बड़ा काम कर दिए, कांड कर दिए, तो इनके खिलाफ तुम कोई एफआईआर, कोई केस, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस, दोनों तरीके का केस हो, इनके खिलाफ आप किसी देश के किसी अदालत में नहीं जा सकते। तो भैया ये कौन सा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया? जब कि हमारे देश के राष्ट्रपति और गवर्नर साहब के लिए कोई लॉ ही नहीं है। जो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हमारे यहाँ के रहते हैं, मतलब विदेश के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर नहीं, मतलब जो एम्बेसडर राजदूत वगैरह रहते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स रहते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सदन के अंदर किसी भी तरीके का कोई, किसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया, कुछ कर दिया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सब एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की। बाकी ये जो आपके प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इसमें भी बड़ी बहस चली कि भैया ये राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं तो कुछ करेंगे, चाहे कत्ल कर दें, इनके खिलाफ कोई नहीं होगा। तो राजेंद्र प्रसाद कहे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जीवन भर नहीं चलेगा, जब तक अपने कार्यकाल में है तब तक इनको मत छूना, और जैसे निकलेंगे तैसे लपक लेना। ये कानून बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं तो राज्यपाल राष्ट्रपति हो तो जीवन भर तुम्हें इस मुक्ति रहेगा, जिसको पाओ उसको ठोकते रहो, मारते रहो, गोली पीटते रहो, ऐसा नहीं है। आप जब कार्यकाल के दौरान रहेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई कोर्ट में कोई मुकदमा ये सब नहीं चलेगा। लेकिन जब आप कार्यमुक्त होंगे तो 2 महीने का नोटिस वगैरह आपको पकड़ा के फिर उसके बाद कार्रवाई वगैरह की जा सकती है। लेकिन वही ये इतने बड़े पद पे पहुंच के आप ऐसा कोई काम काहे करोगे? देखते नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति बेचारे एकदम शांते रहते हैं, बस साइन करवाते रहो, काम करवाते रहो, वो काहे करेंगे इतने बड़े ऊंचे पद पे होके। लेकिन ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, आप इसको जानिए। तो ये बात रही आर्टिकल 14 की।
अब दूसरा जो आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी में आता है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है स्टेट, मतलब क्या आ गया, आपका पूरा जो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था उसी स्टेट की बात हो रही है। सब है स्टेट में, ऊपर से लेके नीचे तक। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट टू एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो राज्य होगा वो किसी के साथ किसी भी तरीके का विभेद नहीं करेगा। विभेद मतलब भेदभाव। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट टू एनी सिटीजन, किस आधार पे? ना तो उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ना तो उसके कास्ट के आधार पे। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान के आधार पर, कास्ट मतलब उसकी जाति के आधार पर, फिर उसका जेंडर यानी लिंग के आधार पर, या उसके मूल वंश डिसेंट के आधार पर, या उसके रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पर। यानी स्टेट या स्टेट का कोई बंदा या स्टेट का कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पुरुष महिला से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी पर्सन से भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पे, ना तो उसके जन्म के आधार पर कि भैया तुम्हारा जन्म यहां नहीं हुआ तो हमारे यहाँ के नहीं हो, दूसरे स्टेट से हो, चलो ऐसे लोग बाहर हटो हटो हटो, ऐसा नहीं। ना तो कास्ट के आधार पे, अच्छा तुम्हारा जाति अलग है, तुम दूसरे धर्म से हो या तुम दूसरी जात से हो, हमारे बिरादर नहीं हो इसलिए ना 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 दूर हटो। ना तो जेंडर, अरे तुम महिला हो, तुम पुरुष हो या तुम तीसरे जेंडर हो, ना भी हमारे समाज के हो ही नहीं, दूर हटो। ना तो धर्म के आधार पे, यानी तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दूसरे हमारे जात के हमारे धर्म के नहीं हो, यानी किसी भी आधार पे उसके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, किसी भी तरीके का विभेद नहीं करना है, विभेद नहीं करना है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये साफ साफ कहा गया। अगर ऐसा कोई करता है तो बेहिचक आप किसी भी समय जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और इनको घसीट के सीधा अंदर ले जाओ। ये पूरी तरीके से आपको पावर दे दी गई है। तो साफ साफ बोला गया स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पे किसी भी तरीके का आपको भेदभाव नहीं करना है। लेकिन भाई बात यहां पर भी वही आ जाती है जो आर्टिकल 14 में आपने नोटिस किया था। कौन सी? एक्सेप्शन। ऐसा यहां पर भी अपवाद है जिससे आपके मन में बात उठ जाएगी, भैया तब कौन सा बराबरी की बात कर रहे हो? तो कौन से एक्सेप्शन की बात हुई है, उसी की बात हम करते हैं इसमें। तो इसमें एक्सेप्शन कोई ऐसा नहीं है, अभी आपको बताऊंगा तो आप कहोगे नहीं सर इतना जरूरी है, इतना चाहिए। तो इसमें कौन सा अपवाद है? तो जैसे यहां पे अभी बात हुई कि स्टेट किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पे, जात, जेंडर, लिंग या रिलीजन के आधार। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दबे कुचले लोग हैं, कुछ ऐसे निम्न प्रकृति के लोग हैं जो हमारे मेन जो समाज है, मेन सोसाइटी है, उसका पार्ट नहीं है या नहीं आ पा रहे हैं, हमारे बराबरी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। जैसे आदिवासी वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग, एसटी एससी, या आपके जो कौन से हैं, काफी निम्न लोग हैं जो पढ़ाई के मामले में हमारे साथ, जॉब के मामले में उतना उनका स्थान नहीं। तो उनको हमारे बराबर लाने के लिए कुछ न कुछ अलग से प्रावधान सरकार को लाना पड़ेगा। और वो कौन सा प्रावधान होगा? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट।
अब भाई उनको पुश करने के लिए, उनको हमारे बीच लाने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान लाओगे तभी तो आएंगे। भाई अब उनको ठीक से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उतना हमारे चीजों को, जो हमारी भाषाएं हैं, हमारे आपके क्या कहते हैं, जो पाठ्यक्रम है या जो हमारा एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, उसके बराबर वो नहीं आ पाएंगे एक तरीके से सामान्य स्थिति में रहते हुए। तो उनको रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट दिया, भैया तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो, बाकी हम तुमको कुछ छूट दे देंगे ताकि आप हमारे बराबर आ जाओ। तो इसीलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्रिएट किया गया, ठीक है ना। अगर 50-60% कर लेते हैं, बाकी हम इनको आपके बराबर कर दें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो समाज में एसटी एससी के लोग हैं, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या जॉब में या आपके क्या कहते हैं अलग सेवाओं में इनको रिजर्वेशन सीट्स वगैरह दे दी गई। या अपने समाज में आप देखते होंगे महिलाओं का वो स्तर नहीं है पुरुषों के बराबर, इसलिए इनको भी थोड़ा छूट दी गई। चुनाव में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में और भी कई सारी सेवाओं में इनको भी छूट दे दी गई कि भैया तुम पुरुषों, मतलब बहुत जगह आप देखते होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज में या पढ़ाई में, मतलब कई सारी चीजों महिलाएं थोड़ा पीछे ही रहती हैं। या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, संसद देखो, विधानसभा देखो, महिलाओं की संख्या कितनी कम रहती है। इसलिए पॉलिटिक्स में भी छूट मिली, भैया जो चुनाव वगैरह होंगे वो एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। प्रधानी का चुनाव आता, देखो कभी कभी सिर्फ महिलाओं के लिए ही आता है। इस बार भैया देखो कहते महिलाओं की सीट, तो प्रधान तो लड़ेगा, आपको लगेगा कि प्रधान मेल लड़ रहा है, लेकिन महिला ही मेन उम्मीदवार होती है। तो ये सब चीजें पुरुषों के बराबर में लाने के लिए महिला हो गए, बच्चे भी जो होते हैं उनको भी बराबर में लाने के लिए कोई अलग पॉलिसी बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को, अलग से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देके, ताकि वो भी क्या कर सकें, हमारे बीच आके पढ़ सकें। अब कितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कॉर्पोरेट टाइप वर्ल्ड, 20-20 हजार रुपए की फीस है महीने की, कहां से गरीब का बच्चा पढ़ेगा। तो वहां पर भी कुछ सीटें, 25% सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, आपको एडमिशन लेना ही लेना है गरीब बच्चों को या मिडिल क्लास के लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, रिजर्वेशन थोड़ा रखा गया ताकि उनको भी मौका मिले, उनको भी बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिले और जानने का मौका मिले दुनियादारी क्या है। नहीं तो ये छोटी किताबें पढ़ के, मिड डे मील पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब प्रावधान जो आया, तो इससे आप ये नहीं कहोगे कि ये तो सर सरासर गलत है। नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है जो समाज के दबे कुचले निचले निम्न प्रकृति के लोग हैं, या एसटी एससी या आपके दलित समुदाय, या आपके जो आपके क्या हैं, आपके जो वर्णा सिस्टम के 4th कैटेगरी है, तो उनके मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए, बराबर लाने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा सकती है, ठीक है ना। तो ये इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा, जो कि समाज के भले के लिए है। इक्वालिटी लाने के लिए ही ऐसा कॉन्सेप्ट, एक भी तो इक्वल आएंगे ना हमारे लिए, तो हमारे लिए तो बेहतर ही होगा। अब आप उसको समझोगे, ना कि विरोध करोगे। तो ये बात क्लियर हुई। तो जो सबसे बड़ी बात आई यहां पे रिजर्वेशन वाले की, तो भैया कितना % रिजर्वेशन लाके इन लोग को दोगे। तो इसके लिए भी कई सारे कमेटी वगैरह बैठी, एक काका काकेलकर कमेटी थी, उसको जिम्मेदारी दी गई कितना % रिजर्वेशन दो, तो उसने कहा 70% रिजर्वेशन दे दो इन लोग को। अब भैया जब 70% इन्हीं लोग को रिजर्वेशन दे दोगे तो बाकी जनरल लोग क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्टों कहा भैया इतना ज्यादा दे दोगे तो क्या करेंगे, सब लोग 30% में सब, बाकी 70 में ये लोग ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाओ कि 50% में ये सारे लोग हों जिनको रिजर्वेशन देना है, जो समाज के आपके लोअर बैकवर्ड के हों, और बाकी 50% में सारे जनरल्स हों। 50% जनरल रहे, 50% में सारे अदर बैकवर्ड, एसटी एससी, इन सबका प्रावधान हो। तो फिर एक मंडल आयोग बना, ठीक है ना, मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन ने
फाइनली डिसाइड किया, फाइनली उसने बातें रखी, सुप्रीम कोर्ट की बात को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं सबसे ज्यादा उनको रिजर्वेशन दे दो 27%, जो एसटी क्लास के लोग हैं उनको दे दो 7.5%, 7.5%, और जो एससी के लोग हैं उनको दे दो 15%। ठीक है ना? तो जब आप इसको जोड़ोगे भी तो ये 49.5% आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी सही हो गई, उसी के दायरे में है, बाकी 50% अपना जनरल का। तो ये सिस्टम चला रिजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पे नहीं करेगा, लेकिन लोगों को सामान्य वर्ग में लाने के लिए, सामान्य लोगों के साथ लाने के लिए, हर एक सेक्टर में सबको बराबर का दर्जा देने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान, रिजर्वेशन जैसी चीजों को ला सकता है जिसके आधार पे लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जा सके। ठीक? तो आर्टिकल 14 और 15 में हमने ये चीज जानने की कोशिश की। आगे सेशन में हम लोग देखेंगे आपके 16, 17 और 18 जो राइट टू इक्वालिटी के 3 और आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारी चीजों की रिवाइज करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।